हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने बेसिक बायोलॉजी के अंदर जो सेल डिवीज़न वाला टॉपिक चल रहा था, जिसका जो छठा पार्ट है वो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। किस प्रकार से इसका रेवोल्यूशन में योगदान होता है वो आज अपने डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और कौन कौन से महत्व उसके होते हैं वो भी अपने पढ़ चुके हैं। तो वो आप लोग रिपीट करते रहें और बार बार उसका अभ्यास करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और याद रखना है कि कोई भी विभाजन हो उसमें सबसे पहले शुरुआत हमेशा एक ही कोशिका से होती है। कितनी कोशिका से? एक कोशिका से, यानी कि जिसको जनक कोशिका बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, वह सेल डिवीज़न यानी कि वह कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल्स। उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, उनमें जो गुणसूत्रों की यानी कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है। किसकी आधी रह जाती है? जनक कोशिका की आधी रह जाती है। कहने का मतलब जितनी गुणसूत्र जनक कोशिका के अंदर होते हैं, यानी कि जितने गुणसूत्र जनक कोशिका में होंगे उसके जो आधे गुणसूत्र होंगे ना वो होंगे डॉटर सेल्स में। ठीक है, जैसे मान लो ये है मदर सेल्स यानी कि जनक कोशिका, ये आगे जाके डिवाइड होगी तो दो और कोशिकाओं का निर्माण करेगी जिसको अपने बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे ना वो मदर सेल्स की तुलना में क्या होंगे? आधे होंगे। मदर सेल्स की तुलना में क्या होंगे? आधे होंगे। यानी इसमें आधे गुणसूत्रों का यहाँ पे निर्माण होता है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे आधी रह जाएगी। उसके बाद अपने डेफिनेशन आधी रह जाती है। किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और जिसे क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और इसी विभाजन का अगर देखा जाए तो सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उनमें भी महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? मियोसिस का होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का होता है। अपने देखा था कि टोटल गुणसूत्र कितने थे? 46 थे। लेकिन जैसे ही मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ पे 23 गुणसूत्र भाग लेते हैं। 23 किसके? फादर के, और 23 किसके? मदर के। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक द्विगुणित कोशिका निर्माण करती है अगुणित कोशिकाओं का। ठीक है, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल निर्माण करेगी आगे जाके 2 हैप्लॉइड सेल्स का। ठीक है, आगे देखिए, इस विभाजन में जीन विनिमय होता है यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं पैदा होगी। अगर विभिन्नताएं पैदा हो रही है तो सीधी सी बात है आनुवांशिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी और इस कारण इस विभाजन का उद्विकास यानी कि रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कारण क्या होता है? विभिन्नताएं पैदा होती है। जबकि जो आपने पढ़ा था समसूत्री विभाजन, उसके अंदर किसी प्रकार की विभिन्नताएं पैदा नहीं होती, क्योंकि कारण क्या था? गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, आनुवांशिक विभिन्नताएं भी पैदा नहीं होगी, जिसके कारण उद्विकास में समसूत्री विभाजन का कोई भी विशेष योगदान नहीं होता है। जबकि यहाँ पे उद्विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है कौन से विभाजन का? अर्धसूत्री विभाजन का। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा विभाजन होता है जो उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। कारण क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अपनी जनक कोशिकाओं की तुलना में। अब उसके कुछ महत्व है वो देखिए अपने। सबसे खास बात,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जन्म करने वाले जो सजीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखता है। जैसे अपने पढ़ते हैं कि मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने होते हैं 46, जबकि जो पायसम स्टाइव मटर जो होती है उसमें कितने होते हैं 7 जोड़ी यानी कि 14 गुणसूत्र। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है ये कौन से विभाजन के कारण होती है? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद अगला महत्व, इस विभाजन में शुक्राणु और अंडाणु निषेचन प्रक्रिया में ही भाग लेते हैं। नर कोशिका शुक्राणु, मादा कोशिका अंडाणु, ये जनन कोशिकाएं बनाती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यानी कि जो शुक्राणु होंगे, शुक्राणु के अंदर आधे गुणसूत्र और अंडाणु के अंदर भी आधे गुणसूत्र। ठीक है, इस विभाजन में संतान यानी कि संतति जो कोशिकाएं होती है वो अपनी जनक कोशिकाओं से भिन्नता दर्शाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसे नहीं होते। उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका चेहरा, रंग रूप, आकार वो सब अलग अलग होते हैं। यानी अगर देखा जाए कुछ जलवायु परिस्थितियाँ भी होती है और कुछ लगभग आनुवांशिक जो कारण होते हैं वो भी होते हैं। जो आनुवांशिक कारण यानी कि विभिन्नताएं पैदा होती है वो केवल इसी विभाजन के कारण पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि विभिन्नताएं दर्शाएगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है? पहला कारण तो ये होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और उसके बाद देखा जाए तो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं उनका आपस में आदान प्रदान होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। जो यहाँ पे अपने पढ़ा था कि जीन विनिमय होता है, उसी जीन विनिमय को यहाँ पे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, किस प्रकार से होता है वो देखो। जैसे ये अपने गुणसूत्र है, ये अपने गुणसूत्र होमोलोगस टाइप के, यानी कि ये अपने समजात गुणसूत्र हो गए, समजात गुणसूत्र। ठीक है, इन्हीं समजात गुणसूत्रों के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे ये इसकी जो भुजाएं जो होती है यहाँ पे ये वाली, इनमें भरा रहता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या भरा रहता है? क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, और इसी क्रोमेटिन पदार्थ के अंदर पाई जाती है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन, यानी कि जीन्स इसमें पाए जाते हैं। और यही जीन्स क्या होते हैं? यहाँ पे इनका आदान प्रदान होता है। इनका आपस में क्या हो जाएगा? आदान प्रदान होगा। इनके जीन्स, इस गुणसूत्र के जीन्स इसमें चले जाएंगे, जबकि इस गुणसूत्र के जीन्स इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पे एक प्रकार से क्रोमेटिन पदार्थों के रूप में जो जीन्स होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। और इसी आदान प्रदान के कारण यहाँ पे पैदा होती है विभिन्नताएं, यानी कि वेरिएशंस। ठीक है, और वेरिएशंस उत्पन्न होगी तो एक प्रकार से वो सहायता करेगी किसके अंदर? उद विकास के अंदर, रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर डेफिनेशन पूछे तो सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि समजात गुणसूत्रों में जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं उनमें जीन्स का यानी कि जीनों का आदान प्रदान होता है गुणसूत्रों के मध्य। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय। जीन विनिमय की घटना केवल अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होती है, समसूत्री विभाजन में नहीं होती। उसका मुख्य कारण यही होता है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, जबकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी बनी रहती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे अपने पढ़ते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 प्रकार का। पहला होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। पहले जो विभाजन है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को, इसको बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन, जबकि उसको बोलते हैं होम्योटाइपिक डिवीजन। इसको कहते हैं होम्योटाइपिक डिवीजन। ठीक है,
और इस विभाजन की सबसे खास बात क्या होती है कि इस विभाजन में एक द्विगुणित जो कोशिका होती है, यानी कि इसके अंदर जो एक द्विगुणित कोशिका होती है जिसको अपने मदर सेल बोलते हैं, ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आगे जाके निर्माण करेगी दो अगुणित कोशिका, यानी कि एक द्विगुणित कोशिका से इस विभाजन के अंदर दो अगुणित कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है, यानी कि डिप्लॉइड जो सेल है वो आगे जाके निर्माण करेगी किसका, दो हैप्लॉइड सेल्स का, यानी कि ये पुत्री कोशिकाएं होती है। ठीक है, यहीं पे जाके गुणसूत्र आदि हो जाते हैं। इसलिए इस विभाजन को विषमरूपी या फिर न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके अन्य नाम है। अगर यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए कि विषमरूपी न्यूनकारी विभाजन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, तो इसके अंदर वही प्रक्रिया होगी, यानी कि एक द्विगुणित कोशिका से यहाँ पर निर्माण होगा दो अगुणित कोशिकाओं का। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। वो जो अर्धसूत्री सेकंड जो विभाजन है वो दिखने में यहाँ पे नाम में अर्धसूत्री लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो सारी घटनाएं होती है वो होती है समसूत्री विभाजन की तरह। ठीक है, उसके बारे में अपने बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसमें देखते हैं, इस अर्धसूत्री विभाजन के अंदर अपने चार प्रावस्थाएं पढ़ेंगे जो पीछे ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपने पढ़ी थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और अंत में क्या पढ़ी थी, टीलोफेज। ठीक है, ये अपने इसमें चार प्रावस्थाएं पाई जाती है और इन्हीं चार प्रावस्थाओं की खास बात ये होती है कि इसमें वही घटनाएं घटित होगी जो अपने पहले पढ़ चुके हैं। बस फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि सबसे पहले तो इनको नाम के आगे यहाँ पे फर्स्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी जो प्रावस्थाएं हैं किसके अंदर आती है, अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर आती है। ठीक है, और इसकी जो सबसे लंबी प्रावस्था है वो होती है पूर्वावस्था, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर ही और उपावस्थाएं आती है जिनमें गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर जैसी घटनाएं घटित होती है, किस प्रकार से गुणसूत्र अपना आकार बदलते हैं, वो सारी की सारी घटनाएं अपने सबसे ज़्यादा जो ड्रामा स्टेज होती है वो इसी के अंदर होगी, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वो 5 उपावस्थाएं होती है वो देखते हैं। नाम देखेंगे आज इनके, क्योंकि नाम भी आपको क्रम में याद रखने हैं। सबसे पहला नाम लेप्टोडीन, पहली उपावस्था कौन सी होती है, लेप्टोडीन। दूसरी जाइगोटीन, दूसरी कौन सी होती है, जाइगोटीन। तीसरी पैकेटीन, तीसरी कौन सी होती है, पैकेटीन। चौथी डिप्लोटीन, चौथी इसमें उपावस्था कौन सी होती है, डिप्लोटीन। और पांचवी होती है डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 उपावस्थाएं इसके अंदर होती है। सबसे पहली उपावस्था लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकेटीन, चौथी डिप्लोटीन, पांचवी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब ये क्रम में याद रखना है, तो क्रम में याद रखने के लिए कि यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आई होप कि वो आपको याद हो जाएगी। तो अब जितने भी अपने अवस्थाएं आती है
वो चाहे इसकी अवस्था हो या मानव की अवस्था हो। जब मानव की लगातार उम्र ढलती है तो सीधी सी बात है कि उसके जो बाहरी रंग रूप में चेंज आता है, यहाँ तक कि उसके बाल भी पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। जब सफ़ेद बाल पकते हैं तो वो अपने आप को नेचुरल दिखाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल साधनों का उपयोग करता है, जिनमें कलर डाई वगैरह आते हैं। तो इसी को लेकर एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो देखिए। ओरिजिनल ट्रिक आपके सामने पेश है। तो ये है, लेप्टोटीन से बन गया ले। क्या बन गया? ले। ठीक है। जाइगोटीन से बन गया लेजई। ठीक है, लेजई। पैकेटीन से बन गया पैकेट। लेजई पैकेट। डिप्लोटीन, इसका पैक बना देते हैं, पैक। ठीक है, लेजई पैक। और डिप्लोटीन से बन गया डिब्बा। क्या बन गया? डिब्बा। लेजई पैक डिब्बा। किसका? डाई का। किसका? डाई का। ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल आसान सी ट्रिक होगी और ये इसके अंदर आपको क्रम में याद रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी ये ट्रिक। देखिए, लेप्टोटीन ले, इसका पहला जो अक्षर है वो ले। जाइगोटीन जाई, दोनों अक्षर मिला दिए। तीसरा पैकेटीन, तो पैक बना दो, इसका पैक ही बनाना है खाली। ठीक है। चौथा डिप्लोटीन, इससे बन गया डिब्बा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके डिब्बा। फिर डाइकाइनेसिस, यानी कि डाई का, शुरुआत के 3 अक्षर डाई का। तो ये एक ट्रिक है जो यहाँ पे जो जितनी भी अपने उपअवस्थाएं हैं ये क्रम में याद रखने के लिए थोड़ी महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं इस ट्रिक के दौरान। तो अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि रिवर्स ऑफ प्रोफेज किस अवस्था को, किस प्रावस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है टीलोफेज। टीलोफेज वो अवस्था होती है जिसके अंदर जो सारे कोशिकांग होते हैं वो दोबारा बन जाते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस जो केंद्रिका होती है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है। उसके अलावा स्पिंडल जो फाइबर होते हैं यानी कि तर्कु तंतु होते हैं वो उस समय टूटते हैं, जिसके दौरान गुणसूत्र गति करते हैं अपने केंद्र की तरफ। अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे रिपेयरिंग सिस्टम होता है वो किस अवस्था के अंदर दोबारा हो जाता है? टीलोफेज अवस्था के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है। अब अपने अगला प्रश्न जो अननोन क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया था वो ये था कि मानव में जो मांसपेशियाँ पाई जाती है, मानव की मांसपेशियों में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है मानव की मसल्स के अंदर। जो एक प्रकार से जो कुचनशील जो प्रक्रिया होती है, सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया होती है वो इन्हीं प्रोटीनों की सहायता से होती है, एक्टिन और मायोसिन। क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बैंड बनते हैं, ए बैंड, जेड बैंड, आई बैंड, ये जो सारे के सारे बैंड बनते हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन प्रोटीन के साथ मिलके। वो अपने आगे डिस्कस करेंगे कभी। अगर पूछा जाए तो सही जवाब वो है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अपने मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक आप जितनी भी ये अवस्थाएं हैं, जितना भी ये टॉपिक चल रहे हैं उनको रिवाइज करते रहें और जल्द ही अपने मिलेंगे अगली क्लास के अंदर जिसमें अपने पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। और वो प्रक्रिया कौन कौन सी है? यही है प्रावस्थाएं, उपावस्थाएं, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक ख्याल रखिए अपना और अध्ययन करते रहें। टेक केयर।